हेलो प्यारे बच्चों। हमारा चल रहा है भाई क्या, सर्कुलर मोशन। पिछले क्लास में हमने इसको स्टार्ट किया था सर्कुलर मोशन को। उसकी कुछ बेसिक चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा, उसको और आगे बढ़ाते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। ठीक है बच्चे, तो हमने कल क्या सीखा भाई? इसमें हमने सीखा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जैसे कि एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमने सीखा अभी तक। ठीक है बच्चे, क्लियर है? उसके ऊपर हल्के फुल्के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए कि आखिर उसको यूज कैसे करना है। ओके बच्चे, आगे की चीजें और हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें अपने को पढ़ना है। सो लेट्स टॉक अबाउट, अगली जो चीज हमें पढ़नी है बेटा वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। यहां मैं इस चीज को स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर हम ये रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लीनियर मोशन के साथ एंगुलर मोशन जुड़ा हुआ होता है। दैट मीन्स कि क्या एंगुलर मोशन इज एसोसिएटेड विथ लीनियर मोशन। मतलब जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि आप एक स्कूटी पर एक स्ट्रेट रोड पर चल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो बेटा? स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो। तो क्या मैं उस चीज को इस नजर से देख सकता हूं कि आप जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हो? ठीक है बेटा, तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो आप समझो बेटा, मान लो कि ये एक स्ट्रेट रोड है ना, स्ट्रेट सड़क है, और कोई पार्टिकल जो है वो इस तरीके से चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, v स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, ये o जो है ऑब्जेक्ट है, और यहां पर मान लो एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, ये जो है इसको देखता है। तो जब ये देखेगा बेटा इसको, है ना, ये जब इसको देखेगा तो ये चूंकि v स्पीड से आगे बढ़ रहा है बेटा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। कुछ समय बाद ये कहां आ गया बेटा? यहां आ गया। तो अब देखो इसको, अब इसको क्या करना पड़ेगा, है ना, आप ऐसे खड़े हो, आपके सामने से कोई गुजर रहा है, आप उसको देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी ना, ऐसे मुंडी घुमानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो अब इसको मुंडी इस तरफ करना पड़ेगा, है ना। अब इसको कैसे देखना पड़ेगा? इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पर एक एंगल चला कि नहीं, एक एंगल बना कि नहीं, थीटा बना कि नहीं? ऑब्वियसली बना। क्लियर है बेटा? और इस दौरान कुछ तो समय लगा होगा, तो डेल थीटा, और कितना एंगल चला? डेल थीटा, और कितना टाइम लगा? डेल टी। तो देखो डेल थीटा बाय डेल टी आ गया कि नहीं? ओमेगा क्या आ गया बेटा? ओमेगा आ गया। आ रही बात समझ में? ओमेगा आ गया। ठीक है बेटा, तो हर स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ भी, लीनियर मोशन के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर मोशन को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लीनियर मोशन के साथ भी एंगुलर मोशन को एसोसिएट कर सकते हैं, संबंधित दिखा सकते हैं। कैसे? वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है तो यू कैन फाइंड दी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। और अगर आपके पास लीनियर वेलोसिटी है तो आप एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो। क्लियर बच्चे? कैसे? लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो बेटा तो जैसा कि मैंने बोला बच्चे कि मान लो ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ओ, और ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है बेटा विथ स्पीड v। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दो चीजें हैं, और ये इसके बीच की, मान लो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर के बीच की दूरी क्या है? r है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की दूरी क्या है? r है। तो बेटा अभी जो ऑब्जर्वर है वो क्या है? स्टेशनरी है। ऑब्जर्वर क्या है? स्टेशनरी। क्लियर है बेटा? अगर ये स्टेशनरी है तब की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ओमेगा निकालना है, किसका ओमेगा निकालना है बेटा? ऑब्जेक्ट का। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट कौन है? ए है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? ए है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ओमेगा ऑफ ए। क्लियर है बेटा? क्या बोलूंगा मैं? ओमेगा ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा ऑफ ए
इक्वल टू हो जाएगा क्या, जैसा कि आपने पढ़ा था, है ना, अभी अभी पढ़ा था आपने बेटा कि v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ओमेगा इंटू आर होता है। पढ़ा था क्या, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जब पढ़ रहे थे, तो v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो देयरफॉर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v अपॉन आर। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाता था, v बाय आर। ये कब पढ़े थे बेटा, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। एक बार फिर से मैं सर्कुलर मोशन ड्रॉ कर रहा हूं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता था बेटा, ये मान लो सेंटर है ना, तो ये क्या होता है, यहां पर मान लो पार्टिकल है, ठीक है बेटा, तो ये ओरिजिन हो गया, और इसको क्या कह देते थे बेटा, पोजीशन वेक्टर आर। और पार्टिकल हमेशा कैसे चलता है बेटा, टेंजेंशियल, तो ये हो गया v। ठीक है बेटा, तो ओमेगा इक्वल्स टू जब मैं v बाय आर लिखता हूं, ठीक है बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू जब मैं v बाय आर लिखता हूं, तो देखो ये v और r क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, v एंड r आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। ठीक है, तो बेटा जब भी अपने को ओमेगा निकालना होगा तो v कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे। क्या लेंगे बेटा, v लेंगे हम परपेंडिकुलर वाला। तो ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, v का परपेंडिकुलर। ठीक है ना, a बॉडी जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे अपॉन r। तो ओमेगा a इक्वल्स टू हो गया v परपेंडिकुलर अपॉन r, या फिर सिंपली है ना, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, v अपॉन r, लेकिन v कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। लेकिन किसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो r के ऊपर परपेंडिकुलर। व्हाट इज r, r क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों चीज को समझना है कि r क्या है, r क्या है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, ये समझना है। और v परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन वेक्टर r, r के ऊपर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, है ना, उसको लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा आपको, ओमेगा मिलेगा जब आपका स्टेशनरी है, ओमेगा मिलेगा जब ये आपका स्टेशनरी है। क्लियर है बच्चे। अब देखो मैं इसके ऊपर अगर आपसे एक न्यूमेरिकल पूछूं तो क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो जैसे कि मैं बोलूं कि ये किस स्पीड से चल रहा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये दूरी बोल दूं कि मैं कितना है, 10 मीटर है। तो अभी के कंडीशन में है ना, इस एग्जांपल में अगर मैं पूछूं कि ओमेगा बताओ क्या है ए का, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ओ के रिस्पेक्ट में, तो चाहूं तो मैं ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ लिख सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, क्योंकि ओ क्या है बेटा, ऑब्जर्वर है। ठीक है, क्या है बेटा, ओमेगा, इसको चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो जैसा कि आपको पता है ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओ क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा ए माइनस ओमेगा ओ। और चूंकि ये तो घूम नहीं रहा है, ये तो स्टेशनरी है, तो ये आएगा फाइनली क्या, ओमेगा ए ही आएगा। मतलब वो क्या हो गया उसका, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो ओमेगा ए कितना हो जाएगा बेटा, v परपेंडिकुलर। तो ये देखो ये r है बेटा, और ये ऑलरेडी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या ले लेना है, v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो v परपेंडिकुलर कितना है, 10 अपॉन r कितना है बेटा, 10 10 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छे से समझ में आया, कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रही बात बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, समझ में आना चाहिए। चलो, अब अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये मान लो बेटा है 4 मीटर, और ये है मान लो 3 मीटर, और यहां पर एक पार्टिकल है A, और उसकी वेलोसिटी है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ A, और ये मान लो क्या है, O है। आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू O। तो कैसे निकालोगे बेटा, ओमेगा A निकालना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा A क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा A क्या हो जाएगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि दो चीजें हैं बेटा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है
और परपेंडिकुलर वो किस पे होना चाहिए, आर के ऊपर। और आर क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की सीधी डिस्टेंस यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो इन दोनों को जोड़ दो बेटा, ठीक है। तो इन दोनों को जो जोड़ोगे तो यही आपका क्या होगा बेटा, आर होगा, ठीक है। दिस इज आर। आर तो ये आर पता चल जाएगा कि बेटा 3 और 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 5। पाइथागोरस यूज करेंगे और ये हमारा 5 आ जाएगा। तो देखो मुझे आर मिल गया बेटा। हमने क्या बोला, वेलोसिटी कौन सा लेना है बेटा, वेलोसिटी वो लेना है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या आर के ऊपर, इज दिस परपेंडिकुलर टू दिस, नो, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड, तो ये एंगल आप पता कर लो बेटा, ये 4 है ये 3 है, तो ये आपको एंगल पता चल जाएगा बेटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 यानी 53 डिग्री। तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। इसको आगे बढ़ाओगे बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये जो 10 है उसके कंपोनेंट टूट जाएंगे बेटा, इधर क्या जाएगा 10 cos 53 और इधर क्या जाएगा बेटा 10 sin 53। तो आप बताओ बेटा आर के परपेंडिकुलर कौन हुआ, ये हुआ या ये हुआ। ये क्या है, आर के अलोंग है, अलोंग वाला नहीं लेना है। कौन सा वाला लेना है बेटा, परपेंडिकुलर वाला लेना है, ठीक है। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये। तो बेटा ओमेगा ए जो है वो क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन आर होता है। तो v परपेंडिकुलर आर के ऊपर कौन है, ये है 10 sin 53 अपॉन आर कितना है बेटा 5। तो 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया 2, और sin 53 क्या हो जाएगा बेटा, sin 53 हो जाता है 4/5, ठीक है। कितना हो जाता है बेटा 4/5। अच्छे से समझ में आया बच्चे। तो ये हो गया 4 दूना 8/5। तो ये हो जाएगा बेटा 1.6 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो इसका ओमेगा कितना है 1.6 रेडियन पर सेकेंड। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको। चलो तो ये आपको समझ में आया, क्लियर है ना। तो अभी क्या था बेटा, जो ऑब्जर्वर था, अभी हमने जितने भी कंडीशन लिए, हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए, उसमें क्या था, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। लेकिन हर बार ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर बार ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट। तो बच्चे अगर मैं बोलूं, अभी तक जो हमने लिया था उसमें ऑब्जर्वर स्टेशनरी था। अब अगर मैं ये बोलूं कि इफ ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग, इफ ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग, इन दैट कंडीशन, ठीक है बेटा, इन दैट कंडीशन मान लो एक पार्टिकल ले लिया A और एक पार्टिकल ले लिया मैंने B, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो बेटा जैसे कि पता है आपको A और B को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन, उसको क्या कहा करते हैं, R बोला करते हैं। तो जहां भी आपको A और B दिखे दोनों को जोड़ दो, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R। अब मान लो बेटा कि ये जो A है वो कुछ इस तरफ जा रहा है VA स्पीड से, और ये एंगल है सपोज थीटा A, क्लियर है बच्चे। और मान लो ये जा रहा है इस तरफ VB स्पीड से, और ये एंगल है सपोज थीटा B। ऐसे कंडीशन में अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, सॉरी ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा, ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो बेटा ध्यान रखें, ओमेगा A विथ रिस्पेक्ट टू B अगर निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, VA विथ रिस्पेक्ट टू B, ओके, VA विथ रिस्पेक्ट टू B का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। A विथ रिस्पेक्ट टू B का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसको लेना है अपॉन R। तो R क्या है, उसका मीनिंग अभी भी सेम है, दोनों को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन। अब देखो VAB का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो बेटा
ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखूंगा बेटा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ऐसा लिखा करते हैं अपन। चलो अभी इस तरीके से लिखता हूं, वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। क्लियर है बच्चे? और ये दोनों का क्या लोगे, परपेंडिकुलर। सब क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए अपॉन आर। क्लियर है बेटा? तो अब देखो इसको तोड़ो तुम, है तो वी ए को तोड़ोगे तो इधर क्या आएगा बेटा, वी ए कॉस थीटा ए, और ये इधर क्या आ जाएगा बेटा, वी ए साइन थीटा ए। सिमिलरली इसका किधर इधर आ जाएगा कितना, वी बी कॉस थीटा बी, एंड इधर आ जाएगा बेटा वी बी साइन थीटा बी। ठीक है बेटा? हमको किससे मतलब है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है ना? तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला देखो अलोंग द लेंथ है, इसको छोड़ देंगे। ये वाला भी क्या है बेटा, अलोंग द लेंथ है, इसको छोड़ देंगे। तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हुआ, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हुआ। आ रही बात है समझ में बेटा? क्लियर है? तो बच्चे आप ध्यान से देखो, तो ये और ये का अपने को क्या लेना है, क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड लेना है ना, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। तो आपको पता है ना बेटा, क्या अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या होता है, एड अप हो जाता है ना? सीखा है हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या हो जाता है, एड अप। तो ये दोनों क्या हो रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो आपको दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को क्या कर लेना है, एड अप कर लेना है। तो ये हो जाएगा बेटा वी ए साइन थीटा ए प्लस वी बी साइन थीटा बी अपॉन आर। दिस इज ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है बच्चे? ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। क्लियर? अच्छे से समझ में? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू ओमेगा वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। तो आपको समझ में आया होगा कि आखिर करना क्या है। ठीक है? आर के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आर का मतलब क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन है। ठीक है? स्ट्रेट लाइन है। और वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है? आर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो। जब बात रिलेटिव की आएगी तो हम रिलेटिव वेलोसिटी यूज करेंगे किसका बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। ठीक है? चलो एक आध और एग्जांपल लेते हैं, फिर बात को खत्म करेंगे। चलो तो बेटा मान लो मैंने लिया, ये है ए, ये है बी, इसके बीच की दूरी है 10 मीटर। इधर हमने ले लिया बी ए इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल है सपोज 37 डिग्री। हमने इधर ले लिया बी बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एंगल ले लिया मैंने 53 डिग्री। ठीक है बेटे, 53 डिग्री। अब मैं चाहता हूं निकालना ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है? ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसे करूंगा बेटा, तो ऑब्वियसली सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, आर। तो आर तो यहां पर डायरेक्टली गिवन है बेटा, आर इक्वल टू कितना है, 10 मीटर। अब क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर, है ना? इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ओमेगा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। तो वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हो बेटा, ए और बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल करके। तो वी हैव टू फाइंड दी कंपोनेंट्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इसका आ जाएगा बेटा ये आ गया 10 cos 37। तो 10 cos 37 कितना हो जाएगा बेटा, cos 37 तो होता है आपका ये 3, तो ये हो जाएगा 4/5, 4/5। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 10 इंटू साइन 37 यानी 3/5। तो ये हो गया बेटा 6 और ये हो गया आपका 8। सिमिलरली इसको तोड़ोगे बेटा, वीबी cos 53, cos 53। ठीक है? तो ये हो जाएगा 3/5 यानी 20 इंटू 3/5। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, साइन 53 यानी 4/5। तो 4/5। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, 4 तिया 12। तो ऐसा हो गया बेटा।
क्लियर है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, अलोंग द लाइन, अलोंग द आर के अलोंग वाले जो कंपोनेंट है उसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। किसको पकड़ना है बेटा? ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के। अब देखो तो बच्चे, जब मैं भी ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का ये निकालूंगा तो भी ए का परपेंडिकुलर माइनस भी बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बेटा, दोनों का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं बेटा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 16 माइनस 6। ठीक है, 16 माइनस 6। हाँ, क्या चाहिए आपको, वी ए माइनस वी बी चाहिए। ठीक है बेटा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, है 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा बेटा, 10 अपॉन ये कितना है 10, 10 10 क्या हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बच्चे? तो ये हो गई कि आपको इस तरीके से रहेगा तो कैसे करना है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो मोटा मोटी तौर पर आपको याद रखने लायक बात यह है कि आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो आपको उसका क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव लिनियर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, चलिए तो ये रही बेटा ओमेगा निकालने की बात। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Types of acceleration in circular motion. Now we will talk about types of angular acceleration. Sorry, types of acceleration. Types of acceleration in circular motion. ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दो प्रकार का एक्सेलरेशन पाया जाता है। एक को कहते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक को बोलते हैं बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो प्रकार का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए सेंट्रीपिटल, ए सी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं ए टी। ठीक है बेटा, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल, ए सी एंड ए टी। अब इसको समझते हैं। अगर ये मान लो बेटा सर्कुलर पाथ है, ओके, ये सेंटर है और कोई बॉडी इस पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो एक एक्सेलरेशन जो है अंदर की तरफ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर सीकिंग होता है, हमेशा सेंटर की तरफ जाना चाहता है। ये वाला एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ जाना चाहता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही होता है सेंटर प्लस पीटल। सेंटर का मतलब होता है सेंटर, केंद्र, और पीटल का मतलब होता है सीकिंग, सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर को ढूंढता हुआ एक्सेलरेशन है, सेंटर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन है। इसको कहते हैं हम लोग बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये हो गया बेटा ए सी। और दूसरा एक्सेलरेशन जो है, ये जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे हमेशा उधर लगता है, ए टी। आगे बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बारी बारी से इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, जब भी आप सर्कुलर मोशन करोगे, कभी भी आप सर्कुलर मोशन करो, ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है ना वो पक्का लगेगा। दिस इज मस्ट, ये मस्ट है।
क्लियर है बेटा, ये लगना ही लगना है। सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा जरूर से जरूर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वहां पर। हाँ, बात आती है टेंजेंशियल की, तो टेंजेंशियल जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मस्ट है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मे बी मे नॉट बी, रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दोनों ही संभव है। लेकिन ये नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन कतई नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो चलो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो हम लोग बात करेंगे बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूं बेटा? whenever a body is in circular motion, a या an acceleration acts on the body towards the center of the circular path. This acceleration is known as centripetal acceleration. ठीक है बच्चे, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। Whenever a body travels in circular path, ठीक है बेटा, whenever a body travels in circular path, an acceleration compulsorily, ठीक है बेटा, compulsorily acts towards the center of circular path, center of circular path, ठीक है बेटा, center of circular path. This acceleration is called centripetal acceleration. Centripetal acceleration, ठीक है बेटे, इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए सी, या फिर इसको ए रेडियल भी बोला करते हैं, या फिर ए नॉर्मल भी बोला करते हैं। इसको तीन नामों से अपन जाना करते हैं बेटा, ए सेंट्रीपिटल या ए रेडियल या फिर ए नॉर्मल। क्यों बोला मैंने इन सब नामों से? ध्यान से देखिए, मैंने जैसा कि बोला बेटा, ये क्या लगता है? सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है बच्चे, सेंटर की तरफ लगता है। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगता है। दूसरा, ये देखो बेटा, रेडियस है क्या? ये रेडियस के अलोंग लगता है, इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और अगर बेटा ये चल रहा है तो ये इसका क्या होगा? मोशन का डायरेक्शन। जब ये ऐसे घूमता है तो घूमते वक्त हर समय, है ना बेटा, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है, तो जब ये यहां पर है तो इसका इस तरफ अगर घूम रहा है इस तरीके से, तो इसका अभी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। यहां पर देखना है तो इधर टेंजेंट बना लेंगे, यहां पे देखने यहाँ टेंजेंट बना लेंगे, यहां पर टेंजेंट बना लेंगे, टेंजेंट बना लेंगे, टेंजेंट बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, उसी डायरेक्शन में आपका मोशन होता है, यानी ये मोशन का डायरेक्शन है, यानी ये भी का डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, भी का डायरेक्शन है। तो आपको जैसा कि पता है बेटा, टेंजेंट हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। तो ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। तो चूंकि इस वेलोसिटी वेक्टर पर ये नॉर्मल होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल भी बोला करते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो इन तीनों नामों से हम लोग इसको जान सकते हैं। ओके, नाउ सी। अब बेटा
हमको क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन लेके आना है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा आखिर, ठीक है, उस चीज को निकालना है, कैलकुलेशन करेंगे इसका, काफी इंपॉर्टेंट। तो मान लो बेटा कि एक सर्कुलर पाथ हमने ले लिया, ओके, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ये इसका क्या हो गया बेटा, सेंटर हो गया, और कोई पार्टिकल जो है पहले स्टार्टिंग में यहां पे था, ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में कहां था, यहां पे था, और कुछ समय बाद ये सपोज यहां चला गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा पोजीशन 1, और ये हो गया आपका क्या, पोजीशन 2। तो जैसा कि मैंने बोला बेटा, जैसा कि मैंने बोला कि और मान लो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जैसा कि मैंने बोला था बेटा कि सर्कुलर मोशन क्या होगा, दो टाइप के होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये मैं क्या मान लेता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए लेट मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, v कांस्टेंट रहता है, v इक्वल टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो ओमेगा v क्या रहेगा बेटा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, v कांस्टेंट है, ओमेगा v क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो बेटा यहां पर मैंने जैसा कि बोला कि जब सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन में समस्या क्या है बेटा कि हर समय उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है ना। एक सीधा में चल करके, एक डायरेक्शन में चल करके आप कभी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते। बात सही बोल रहा हूं मैं? अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलूंगा तो मैं सर्कुलर मोशन कर सकता हूं क्या? सर्कुलर मोशन के लिए मुझे हर समय क्या होना पड़ता है बेटा, घूमना पड़ता है, रोटेट होना पड़ता है, डायरेक्शन हमेशा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन इस तरफ है बेटा, अभी मैं ऐसा मुड़ूंगा तो डायरेक्शन मेरा इधर हो गया, अभी मैं ऐसा हो गया, इधर हो गया मेरा डायरेक्शन। तो देखो मेरी डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तब मैं सर्कुलर मोशन कर पा रहा हूं। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन करना है तो आपको हर हाल में डायरेक्शन तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो v कांस्टेंट बोला मैंने, मतलब स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्पीड होता क्या है भाई, स्पीड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला है बेटा, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भले मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना बेटा। और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मीन्स अ वेक्टर चेंज कर रहा है, एक वेक्टर चेंज हो रहा है, और वेक्टर चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, सो द एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, है ना। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पैदा होगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं बोलूं कि बताओ बेटा यहां पर हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे सर बेटा, फटाक से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे। तो ये सिचुएशन 1 की वेलोसिटी है, मैं इसको बोल दूंगा बेटा v1। आ रही बात समझ में? मैं इसको क्या बोल दूंगा, v1 बोल दूंगा। तो अच्छे से समझ में आ गया बेटा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया अपने को। लेकिन मैग्नीट्यूड उसका क्या है बेटा, वो तो v ही रहेगा। v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो v ही रहेगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटे, यहां पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो ये हो गया v2। इसका भी मॉड क्या रहेगा बेटा, v ही रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब जब ये A1 से 2 गया होगा बेटा, एक स्मॉल एंगल घुमा होगा, सपोज एक स्मॉल एंगल घुमा थीटा। ठीक है, कितना घुमा होगा, थीटा घुमा होगा। बस इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। याद करो बेटा एक्सेलरेशन होता क्या है, सिंस
एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, डेल वी बाय डेल टी होता था बेटा। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता था वो होता था डेल वी अपॉन डेल टी। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, है ना, चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, हम लोग चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहां पर देखो हमने क्या बनाया, जो v1 वेक्टर है वो कैसा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया हूं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लिया हूं। और जो v2 है उसको समथिंग इस तरीके से लिया हूं बेटा, v2 वेक्टर को। क्लियर, दोनों का मैग्नीट्यूड नो डाउट सेम है, v1 वेक्टर का भी और v2 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ध्यान से देखते चलना, है ना, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। बहुत अच्छी बात है बेटा। हमको क्या चाहिए, डेल वी चाहिए, यानी चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल वी इक्वल्स टू कैसे लिखोगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन है, v2, इनिशियल वेलोसिटी कौन है, v1। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, v2 माइनस v1 करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए v2 माइनस v1 करना पड़ेगा। आगे कहानी समझ में। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि ये जो है वो डेल वी है, ये क्या है बेटा, डेल वी वेक्टर है। तो अगर आपको ट्रायंगल लॉ याद हो, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ, तो आप देख पा रहे हो बेटा, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर एंड दिस वेक्टर आर इन अपोजिट ऑर्डर, है ना, एंड ऑल थ्री आर मेकिंग अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल के दो साइड्स से अगर दो वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो तो तीसरा साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। सो यहां पर ये और ये सेम ऑर्डर में है, ऐड हो जाएंगे फ्रॉम फिगर। तो v1 वेक्टर प्लस डेल वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v2 वेक्टर हो जाएगा। देयरफॉर डेल वी वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो देखो ये वाली चीजें और ये वाली चीजें क्या है, सेम है। तो दिस इज डेल वी वेक्टर, है ना, ये है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे भाई चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का माइनस लेना है ना, इन दोनों वेक्टर का माइनस लेना है। तो याद करो बेटा, माइनस कैसे निकाला करते थे, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता था, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला होता था, है ना, इसका जो वैल्यू आएगा डेल वी का मॉड का फॉर्मूला, याद करो बेटा, ऐसा हुआ करता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता था माइनस के लिए, और प्लस के लिए प्लस 2ab cos थीटा होता था। तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, v1 स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर, a क्या हो जाएगा v1, b क्या हो जाएगा v2। ठीक है, तो 2v1 v2 cos थीटा इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है बेटे। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब आपको एक चीज पता है बेटा, v1 हो या v2 हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये भी v हो जाएगा बेटा, तो v का स्क्वायर माइनस 2v इंटू v, 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके बच्चे, ऐसा कर लिया हमने। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूं, 2v स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं और लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ऐसा कर लिया हमने। अब देखो बेटा, चलो तो बेटा 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कॉस 2 टाइम्स थीटा बाई 2 चलेगा बेटा, ऐसा अगर लिखूं तो कुछ फर्क पड़ेगा, 2 कट जाएगा बेटा, थीटा ही बचेगा। अब यहां पर देखो ये cos 2 टाइम्स, इसको होल को थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो ये cos 2 थीटा के फॉर्म में आ गया। अगर आप में से किसी बच्चे को याद हो कि cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है। तो बेटा देखो क्या हो गया, स्क्वायर रूट 2v स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया बेटा, स्क्वायर रूट
2v² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 बाहर आया बेटा, v² से v बाहर आया और साइन स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 बाहर आया, तो डेल v का मॉड निकल गया बेटा। ठीक है, यानी डेल v निकल गया 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकल गया। अब सवाल उठता है कि डेल टी कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, टाइम कैसे निकलेगा। तो बेटा एक चीज अपने को पता है कि ये जो बॉडी मूव कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, स्पीड इज कांस्टेंट। वेरी गुड। अब बेटा जब ये यहां से यहां आएगा तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको, दिस डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, आपको तो पता है ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये आर्क के बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर है। तो चूंकि हमको पता है, चूंकि थीटा इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो देयरफॉर एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू थीटा। एल बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो यहां से यहां जाने में इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, और किस स्पीड से चल रहा है बेटा, v स्पीड से। तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है। तो हाउ मच इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज आर थीटा। हाउ मच इज स्पीड, v इज स्पीड। ठीक है, तो t बराबर आ गया आर थीटा बाई v, इसको मैं डेल टी बोल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो चूंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेल v बाय डेल टी, सो वी हैव डेल v 2v साइन थीटा बाई 2 एंड वी हैव डेल टी आर थीटा बाई v। v ऊपर जाकर के क्या कर देगा बेटा, इसको स्क्वायर बना देगा। सो 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर थीटा, अपॉन आर थीटा, ऐसा हमें एक्सप्रेशन मिला। अब बेटा अगर मैं ये मान के चलूं कि ये थीटा जो है ना वो काफी छोटी सी थीटा थी। ठीक है बेटा, वो थीटा यानी एंगल जो उसने ट्रेवल किया था वो मान लो बहुत छोटा था, बहुत छोटा। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा, ओके बेटा, जब थीटा ही बहुत छोटा है तो थीटा बाई 2 क्या होगा बेटा, और भी छोटा होगा। तो लिमिट डेल थीटा, लिमिट दी थीटा टेंड्स टू 0 के लिए, याद रखना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के लिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू थीटा हो जाती है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब सिर्फ एंगल के बराबर रह जाता है, साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ एंगल के बराबर रह जाती है। तो इस चीज को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो a इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2v स्क्वायर, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ओनली एंगल यानी थीटा बाई 2। तो इसके बदले अपन क्या ले लेंगे, थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है बेटा, आर थीटा। तो ये 2 और ये 2 और ये थीटा और ये थीटा कैंसिल हो गया बेटा, a इक्वल्स टू क्या आया, v स्क्वायर बाई आर आया। ठीक है बेटा, a इक्वल्स टू ये जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया, v स्क्वायर बाय आर आया। अच्छे से समझा बेटे। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें मिल गया कितना, v स्क्वायर बाय आर। तो चूंकि हमने स्पीड कांस्टेंट रखा था, r भी कांस्टेंट है बेटा, तो ये वाला एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, v स्क्वायर बाय आर आएगा। ठीक, अब इसकी बात करनी पड़ेगी डायरेक्शन की। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा वहां पर आपको डायरेक्शन की बात तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ठीक, तो बेटा इतना तो हमको समझ में आता है कि अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए तो वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका, डेल वी बाय डेल टी, है ना। डेल टी तो स्केलर होता है, तो डायरेक्शन किसका लेगा, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन लेगा। जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या था, तो डेल वी इज v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो ये बेटा v2 वेक्टर है, और v1 वेक्टर का माइनस मतलब निगेटिव वेक्टर, इसको इधर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। ठीक है बेटा, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको ऐसा पीछे बढ़ाओ, तो ये हुआ बेटा, तो ये इसके बीच का टोटल एंगल हुआ। ठीक है बेटे, ये हुआ इसके बीच का टोटल एंगल।
आ रही कहानी समझ में? अब जैसा कि आपको पता है कि v1 का भी मैग्नीट्यूड क्या है v, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है v, बोथ वेक्टर्स आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसा जब भी होता है बेटा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा क्या करता है, उसको उसके बीचों बीच से जाती है। ठीक है बेटा, उसके बीचों बीच से जाती है। तो देखो ये क्या करेगा बेटा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। आ रही कहानी समझ में? तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना वो हर वक्त किधर रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, मतलब सेंटर को फेस करता हुआ रहेगा। ठीक है बेटा, इसलिए चूंकि ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो इसको हम लिखेंगे ए सी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, v स्क्वायर बाय आर रहेगा, और डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards, it is always directed towards the center, towards the center of circular path, circular path हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ लगता रहेगा। अच्छे से समझ में आया बेटा? तो v स्क्वायर बाय आर, ये इतना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके बच्चे, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे की चीजें हम लोग देखेंगे। ओके बच्चे, बाय बाय।